नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अटलांटा में स्टेशन पर गोलीबारी से दहशत का माहौल है। गोलीबारी में एक की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। अटलांटा 17वीं स्ट्रीट पर गोलीबारी हुई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। तो अटलांटा में स्टेशन पर गोलीबारी से दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल है, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। गोलीबारी में एक की मौत हो गई है। 17वीं स्ट्रीट पर यह गोलीबारी हुई है अटलांटा के, और अभी पुलिस जो है मौके पर मौजूद है और अभी यहां पर लगातार जांच जारी है। अटलांटा में स्टेशन पर गोलीबारी से दहशत। गोलीबारी किसने की और क्यों की, इस बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। इसको लेकर अभी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि फौरन पुलिस को सूचना दे दी गई गोलीबारी की। और 17वीं स्ट्रीट पर ये गोलीबारी हुई है। यहाँ अक्सर लोगों का आना जाना रहता है और देखिए कि आखिर किस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगहों से गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। और अब अटलांटा में भी गोलीबारी का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में अब दहशत का माहौल है। स्टेशन पर गोलीबारी से दहशत है। स्टेशन पर कई लोग एक समय में मौजूद रहते हैं, सब अलग अलग जगहों पर जाते हैं, और ऐसे में इस बीच जब गोलीबारी शुरू हुई तो लोग इधर उधर भागने लगे, छितर-बितर हो गए। अब ऐसे में पुलिस की तरफ से जांच जारी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन लोग हैं जो दहशत फैला रहे हैं, जो अटलांटा का माहौल खराब कर रहे हैं। इटली के इस्चिया द्वीप में भूस्खलन का मामला सामने आया है। भूस्खलन के बाद कई इमारतें गिर गई हैं। ध्वस्त इमारतों में 100 से ज्यादा लोग अब भी फंसे हुए हैं। भूस्खलन में एक महिला की मौत हुई है। इटली के दक्षिणी इस्चिया द्वीप पर भारी बारिश के बाद बड़ा भूस्खलन का मामला सामने आया है। भूस्खलन के बाद यहां कई इमारतें ढह गई हैं। हादसे में 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। उन्हें किसी तरह से निकाला जा रहा है। लगातार ये काम अब भी जारी है। कम से कम 12 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई है। तस्वीर आपको एक तरफ हम दिखा रहे हैं, भूस्खलन की तस्वीर। उसके बाद किस तरीके से भारी तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिला। पहले तो बारिश और उसके बाद भूस्खलन, दोहरी मार यहां पर इटली में देखने को मिल रही है। बताया गया है कि कम से कम 10 इमारतें ढह गई हैं और अच्छी खासी इमारतें ढह गई हैं। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी यहां साल 2006 और 98 में बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। अब एक बार फिर से ये मंजर देखने को मिला है, जहां भूस्खलन के बाद 10 इमारतें बुरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य दल जो है वो यहां पर मौजूद है। जो लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास भी जारी है। कुछ ऐसे लोग हैं, लगभग 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो अब भी लापता है, जिनको लगातार ढूंढने का प्रयास जारी है। कुछ लोगों की मौत भी हुई है इसमें, क्योंकि पहले तो लगातार बारिश के चलते कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं है। और अब भूस्खलन के बाद आप देखेंगे कि आखिर कैसे यहाँ के लोग अब परेशान हो रहे हैं। बात नॉर्थ कोरिया की होगी, जहां नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग का बड़ा ऐलान, मजबूत परमाणु शक्ति हासिल करना हमारा लक्ष्य, ये कहा है किम जोंग ने। देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना जारी रखेंगे। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने कहा है कि उनके देश का अंतिम लक्ष्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु शक्ति हासिल करना है। किम जोंग ने यह ऐलान देश की नई बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का निरीक्षण करने के दौरान कही है। उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन ने परीक्षण में शामिल वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सैन्य अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ किम और उनकी बेटी की तस्वीरें भी जारी की हैं। इसी दौरान किम ने कहा है कि वे देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना जारी रखेंगे। किम ने कहा कि परमाणु बल का निर्माण राज्य और लोगों की गरिमा और संप्रभुता की मजबूती से रक्षा करने के लिए हमारा लक्ष्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली सामरिक शक्ति देश बनना है। किम ने हवासोंग 17 को दुनिया का सबसे मजबूत सामरिक हथियार बताया और कहा है कि ये उत्तर कोरिया के संकल्प और दुनिया की सबसे मजबूत सेना बनाने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो किम जोंग ने कहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली
देश बनना है और साथ ही परमाणु शक्ति संपन्न बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है देश को। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग का ये बड़ा ऐलान। यूक्रेन के निप्रो में मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन सरकार ने आपातकालीन सेवाएं शुरू कर दी हैं। अग्निशामक दल निप्रो शहर में जगह जगह पर मिसाइल हमले के मलबे को साफ करने के काम में जुटा है। निप्रो के मेयर के मुताबिक रूस ने शहर में आम लोगों की रिहाइश में मिसाइलें दागी हैं, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि मिसाइल तो हमारे पारिवारिक सदस्य के घर पर गिर गई है। ये बहुत डरावना था। मुझे अपनी मां की बहुत चिंता थी। हालांकि इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि हमले के बाद भी वे लोग जीवित हैं। आपको बता दें कि रूस ने हाल के हफ्ते में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। पूरे यूक्रेन के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली सेवा ध्वस्त हो गई है। हालांकि क्रेमलिन ने आम नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया है। पोलैंड सरकार ने यूक्रेन की हालत पर चिंता जाहिर की है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने युद्ध में आम नागरिकों की मौत, भूखमरी को लेकर रूस पर बड़ा हमला बोला है। पोलैंड के पीएम ने इसकी तुलना सोवियत काल के अकाल से की है, जिसमें लाखों यूक्रेनियन मारे गए थे। ये भी बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने अनाज आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसमें अकाल और सूखे की चपेट में आने वाले देशों को अनाज निर्यात करने की पहल की गई है। ये भी बता दें कि यूक्रेन इस साल अपना स्मारक दिवस भी मना रहा है। तो पोलैंड ने यूक्रेन की हालत पर चिंता जाहिर की है। पोलैंड ने रूस पर भी बड़ा हमला बोला है। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन को स्टालिन युग का अकाल याद आ गया है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, जिसके बाद यूक्रेन में हालात बद से बदतर हो गए हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी लोगों ने सोवियत युग के अकाल के पीड़ितों को याद किया है। तब 1932 से 33 में सर्दियों में लाखों यूक्रेनी लोग मारे गए थे। विश्व इतिहास में इस अकाल को होलोडोमोर के नाम से जाना जाता है। बता दें कि यूक्रेन रूसी सेना को पीछे हटाने और हवाई हमलों के कारण होने वाले व्यापक ब्लैकआउट से निपटने के लिए मशक्कत कर रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस की इस कार्रवाई का मकसद लोगों के लड़ाई लड़ने के मनोबल को तोड़ना है। तो लगातार रूस और यूक्रेन का युद्ध 10वें महीने भी जारी है और ऐसे में सवाल ये है कि इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, बावजूद इसके ये युद्ध आखिर कब थमेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव में एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें अकाल और सूखे की चपेट में आने वाले देशों को अनाज निर्यात करने की पहल की गई है। यूक्रेनी नेता ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव के लिए ग्लोबल अनाज सुरक्षा केवल नारे नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव ने इथियोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, सोमालिया और यमन सहित देशों को अनाज निर्यात करने के लिए 20 से ज्यादा देशों और यूरोपीय संघ से करीब $150 मिलियन जुटाए हैं। ज़ेलेंस्की ने सभा को बताया कि हम यूक्रेनी बंदरगाहों से कम 60 जगहों को उन देशों में भेजने की योजना बना रहे हैं जो अकाल और सूखे के सबसे ज्यादा खतरे का सामना करते हैं। इस शिखर सम्मेलन में बेल्जियम, पोलैंड और लिथुआनिया के प्रधानमंत्रियों और हंगरी के राष्ट्रपति ने भाग लिया है। जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्रपतियों और यूरोपीय आयोग के प्रमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया।
तो उधर रूसी सेना ने कहा कि यूक्रेनी सेना के लगातार प्रयासों के बावजूद उन्होंने ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र के जलाशय पर ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने कहा है कि ज़ैपोरिज़िया की तरफ दुश्मन नदी पार करने की बार-बार कोशिश कर रहा है। वे कभी मशीन गन के साथ छोटे समूहों से हमें परेशान करते हैं तो कभी गोलीबारी करते हैं, कभी हमारी कमजोरियों की तलाश करते हैं, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सकते। रूस ने कहा है कि नदी को पार करने की कोशिश कर रहे यूक्रेनी बलों के हमलों को विफल करने के लिए हमारी सेना ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र के हिस्से में निप्रो नदी के पश्चिमी तट तक फैली हुई थी और यही वजह है कि हमारी सेना इस इलाके पर कब्जा कर लिया है। बेलारूस के विदेश मंत्री का निधन हो गया है। विदेश मंत्री व्लादिमीर मैकी का अचानक से निधन हुआ है। 64 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मैकी के निधन से सदमे में है पूरा बेलारूस। 2 दिन बाद रूसी मंत्री के साथ एक बैठक होनी थी। बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मैकी का अचानक से निधन हो गया। 64 वर्ष के थे वे। मैकी के निधन की वजहों के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। विदेश मंत्रालय ने केवल ये जानकारी दी है कि बेलारूस गणराज्य के विदेश मामलों के मंत्री व्लादिमीर मैकी का अचानक निधन हो गया। उनके निधन से देश को गहरा सदमा लगा है। आपको बता दें कि व्लादिमीर मैकी ने 9 नवंबर को भारत का दौरा किया था। इस दौरान मैकी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों, यूक्रेन संघर्ष के साथ बहुपक्षीय सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की थी। बेलारूस उन कुछ देशों में से एक है जो यूक्रेन संघर्ष के बीच रूसी सेना का समर्थन कर रहा है। कजाकिस्तान में तोकायेव के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। तोकायेव के फिर से चुने जाने के बाद उनकी पहली बड़ी बैठक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली है। ये बैठक 28 नवंबर को होने वाली है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि कजाकिस्तान के साथ उनकी साझेदारी और सहयोग समझौते के तहत काम जारी रहेगा। संघ ने कहा है कि नए लोकतांत्रिक और निष्पक्ष कजाकिस्तान को लेकर उसका सुधारों का समर्थन जारी रहेगा। ये भी बता दें कि तोकायेव ने अपना पहला चुनाव 2019 में नूर सुल्तान के समर्थन से जीता था। बांग्लादेश के चटगांव में नदी के नीचे साउथ एशिया की पहली सुरंग बनकर तैयार है। जानकारी के मुताबिक चीन सरकार के सहयोग से बनने वाली ये सुरंग जनवरी में आम लोगों के लिए चालू हो सकती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कर्णफुली नदी के नीचे बनाई गई सुरंग का काम जल्द पूरा करने का ऐलान किया है। इसका नाम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान सुरंग रखा गया है। जानकारी के मुताबिक इस सुरंग का निर्माण चीन के स्वामित्व वाली कंपनी कर रही है। चीन ने इस सुरंग को बनाने में करीब 6000 करोड़ रुपए लगाए हैं, जबकि बाकी पैसे बांग्लादेश सरकार लगा रही है। हालांकि ये सुरंग बनकर तैयार है और बहुत जल्द आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। और अब बात पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के मेंबर्स सभी असेंबली से इस्तीफा देंगे, हम मौजूदा सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे, ये इमरान खान ने कह दिया है। पार्टी के सभी सीएम और एमपी से मुलाकात करेंगे और इमरान खान ने कहा है कि इस्तीफा दे देगी मेरी पार्टी और मौजूदा सरकार का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी पीटीआई के मेंबर्स सभी असेंबली से इस्तीफा देंगे। वे शनिवार शाम को रावलपिंडी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा अपनी पार्टी को लेकर कि सांसद से मुलाकात कर बातचीत करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि हम मौजूदा सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे, हमने सभी विधानसभाओं को छोड़ने और इस भ्रष्ट व्यवस्था से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। इमरान खान ने बताया कि वे जल्द ही घोषणा करेंगे कि उनकी पार्टी विधानसभाओं को कब छोड़ेगी। इसके साथ ही इमरान ने अपने लॉन्ग मार्च को खत्म करने की घोषणा भी की है।
यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि अब इमरान खान का लॉन्ग मार्च बहुत जल्द खत्म होगा और उन्होंने जो ऐलान किया है ये वाकई में इस ऐलान के कई मायने हैं। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के मेंबर्स सभी असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। वहीं ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने स्थानीय चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए सत्तारूढ़ दल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। साई ने चुनाव में हार के बाद पहले संबोधन दिया और फिर पार्टी प्रमुख पद छोड़ दिया है। इस दौरान उन्होंने समर्थकों का आभार भी जताया। साई ने कहा कि वो हार की जिम्मेदारी लेती हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव के लिए खुद ही उम्मीदवारों का चयन किया था। ये भी बता दें कि ताइवान में मतदाताओं ने शनिवार को हुए चुनाव में कई अहम पदों के लिए विपक्षी दल नेशनलिस्ट पार्टी को चुना। चुनाव में चीन से खतरों से जुड़ी चिंताओं के बजाय स्थानीय मुद्दे हावी रहे। ताइवान की राजधानी ताइपे में मेयर पद पर नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार चियांग वान येन ने जीत दर्ज की है। विपक्षी दल के अन्य उम्मीदवारों ने तायो युआन, ताइचुंग और न्यू ताइपे शहर के मेयर पदों पर कब्जा जमाया है। ताइवान में सभी 13 क्षेत्रों और 9 शहरों में मेयर, नगर परिषद के सदस्य और अन्य स्थानीय नेताओं के चुनाव के लिए मतदान हुआ है। और फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में इतना ही।